हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल सडनली वीडियो बंद हो गई थी, लाइट चली गई थी, उस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लेकिन वही टॉपिक आज कैरी ऑन करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, कि कैसे पृथ्वी का ओरिजिन हुआ और कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। तो इसके अंदर दो मत थे, एक जो क्लासिकल मत था और एक मॉडर्न जो थ्योरीज थी। जो क्लासिकल मत थे, जो थ्योरीज थे, वो क्या थे? वो कोई थ्योरीज नहीं थी, वो क्या थी? हाइपोथेसिस थी, ठीक है, संकल्पनाएं थी। वो उससे क्या हुआ कि मतलब जैसे ही उन्होंने सुना कि हाँ ऐसे देवी देवता थे, ऐसे ये हुआ, ऐसे हुआ, वो थे। तो मॉडर्न थ्योरीज में क्या थे? इसके अंदर सब कुछ बताया गया था कि कैसे ये ओरिजिन हुआ, कैसे ये ब्रह्मांड का जो पदार्थ था उसका विस्फोट हुआ, उससे क्या बना, फिर कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये सब बताए थे। फर्दर इसके अंदर टू टाइप्स के थे, एक था अद्वैतवाद, द्वैतवाद, और एक था द्वैतवाद। ये था एक तारकवाद कि एक ही तारे से ओरिजिन हुआ है ब्रह्मांड का, और ये था कि दो या दो से अधिक, क्योंकि जो एक थ्योरीज आती है दो से अधिक, उसके अंदर तीन तारे बताए गए हैं, बाकी तो दो तारों को लेकर बताया गया है, इसमें तीन तारों को लेकर बताया गया है अधिक। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी थी और इसमें कौन कौन सी थी। एक लाप्लास ने दी थी, एक कांट ने दी थी, और एक बिग बैंग जो थ्योरी है, हब्बल और लिमेटियर, ऐसे तीन चार नाम आते हैं, वो देखेंगे वो कैसे कैसे आते थे। कांट ने दी 1755 में, लाप्लास ने दी 1796 में, और एक बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत कह देते हैं, क्योंकि कल मैंने ये डिफ्रेंशिएट तो कर ही दिया था कि सिद्धांत और संकल्पना में अंतर क्या होता है, हाइपोथेसिस और थ्योरीज में अंतर क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? जिसके अंदर क्या होता है कि सीधा ही सोचा और बता दिया, और जो संकल्पनाएं होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती है, वो क्या होती है कि उसके बारे में प्रूफ देना पड़ता है। तो कांट ने 1755 में दी और लाप्लास ने 1796 में दी। तो कांट की जो थ्योरी है उसका नाम है गैसीय संकल्पना, गैसीय संकल्पना, और जो लाप्लास ने दी उसका नाम है निहारिका। तो इसकी थ्योरीज में कुछ कमियां थी, उसको लाप्लास ने पूरा किया, ठीक है। तो वैसे तो इनकी दोनों की ही जो थ्योरीज है उसको निहारिका संकल्पना बोल सकते हैं, लेकिन इसने क्या बताया कि ये गैसीय थी और ये क्या थी? निहारिका थी, ठीक है। अलग अलग नाम देने के लिए इसको बताया है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो कांट थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ हेवन, ओरिजिन ऑफ हेवन। इसके अंदर इन्होंने कहा, जैसे साइको में पढ़ते हैं ना, एक थ्योरी है कि तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे वैसे ही बना दूंगा। पढ़ी है क्या आपने भी? किसने दी थी? रूसो ने दी थी शायद। वैसे ये कहता है कि मुझे आप एक पदार्थ दो, मैं उससे ब्रह्मांड बना दूंगा। कहता है मुझे एक पदार्थ दो, मैं उससे ब्रह्मांड बना दूंगा। कौन कहता है? कांट कहते हैं, बना दूंगा, मतलब काफ़ी पहुँचे हुए लोग थे, ब्रह्मांड ही बना देंगे पूरा, है ना। तो उसके बाद में इसके आगे बात करते हैं अलौकिक पदार्थ की। जो कांट की थ्योरी थी उसमें अलौकिक पदार्थ कौन सा था? अलौकिक पदार्थ मतलब जिस पदार्थ से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जिस पदार्थ से उत्पत्ति हुई है।
उसमें इसने कहा कि जो पदार्थ थे ना वो कैसे थे, ठोस थे, दृढ़ थे, ठीक है, एक पिंड था। कैसे थे पदार्थ, ठोस दृढ़ पिंड था। और जितने भी पिंड थे उन सबका मान क्या था, द्रव्यमान अलग अलग था, द्रव्यमान अलग अलग था। और इसने कहा, लाप्लास ने तो कहा था थ्योरी में कि एक ही जो निहारिका थी उसी से 7 छल्ले निकले हैं। और उसने क्या कहा कि एक छल्ला निकला पहले, उसके बाद वो जो 9 छल्ले निकले हैं वो उससे निकले हैं, ठीक है। तो ये दोनों की थ्योरीज का थोड़ा अंतर है। इसमें क्या है, द्रव्यमान अलग अलग है, और क्या है, ग्रेविटी का प्रभाव तो रहेगा ही, है ना, ग्रेविटी का प्रभाव, ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी। और कैसे थे पदार्थ, गतिहीन थे, इतनी गति नहीं होती थी इसके अंदर, ठीक है, गतिहीन पदार्थ थे ये। तो आद्य पदार्थ हम कह सकते हैं, आद्य पदार्थ जिससे पृथ्वी बनी को ठोस, दृढ़ व गतिहीन व कैसे थे, गुरुत्वाकर्षण युक्त थे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसकी अपन थ्योरीज की बात करते हैं तो इस थ्योरीज में क्या है कि जो लाप्लास है वो तो कहते हैं कि छल्ला किससे, एक ही पदार्थ से बना है ना। और वो कहता है कि छल्ला एक पदार्थ से नहीं, छल्ले से जो एक पदार्थ निकला उस पदार्थ से वो 9 छल्ले बने हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। इस थ्योरी में से आपसे कुछ भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, है ना, कुछ भी डिफाइन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि भाई कैसे क्या हुआ, कैसे द्रव्यमान हुआ, कैसे उसमें विस्फोट हुआ, कैसे क्या हुआ। बस आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ठोस दृढ़ पिंड थे, गैसीय पिंड थे या कैसे थे, संकल्पना का नाम क्या है, गैसीय संकल्पना। तो उससे गैसीय पिंड का मत कर देना आप लोग, ठीक है। उससे आपको करना है ठोस दृढ़ पिंड, किसकी, कांट की। जो इमेंचुअल कांट थे उन्होंने ये बताया था। उसके बाद में कांट ने क्या कहा कि जो इनके बीच में आकर्षण था ना, तो ये कण एक दूसरे से दूर हटने लगे। तो टकराव के कारण क्या हुआ, ताप में और भ्रमण में क्या हुई, गति हुई, ठीक है। तो गति के कारण वायवीय जो पदार्थ थे, जो शीतल, प्रारंभ में शीतल पदार्थ थे, उनके अंदर गति हुई और वो कैसे बन गए, वायवीय पदार्थ बन गए और एक तप्त गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गए। फिर उस निहारिका का क्या हो गया, वो भ्रमण करने लगी। तो तीव्र गति से घूमने के कारण उसके केंद्र प्रसारित बल के कारण क्या हुआ, निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा और तीव्रता से उसमें विस्फोट हुआ। क्या कहा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है केंद्र प्रसारित बल। तो जो ये था उससे क्या हुआ कि जैसे केंद्र से जो बल लगता है उसके कारण क्या हुआ, गति तेज़ होने लगी तो उसके बीच में उभार आया। उभार आने के कारण जो बीच का उभार था वो क्या हुआ, टूट के अलग हो गया और उससे क्या हुए, 9 छल्लों का निर्माण हो गया। इसने साफ साफ बात लिखी हुई कि पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकला, फिर उस छल्ले के घूर्णन से उसके अंदर वापस केंद्र प्रसारित बल लगा जिसके कारण 9 छल्ले निकले। तो ये याद रखिएगा कि किसकी थ्योरी में ये चीज़ थी कि पहले एक था, उससे एक उभार के कारण ये निकला, इसके निकलने के कारण इससे 9 छल्लों का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसकी थ्योरी में क्या है, निहारिका की थ्योरी में सेम सा ही है। ये कहता है कि यहाँ से ही 9 छल्ले निकले थे, यहाँ से ही 9 छल्ले निकले थे, ठीक है, जो पिंडों के रूप में, किसके रूप में, प्लैनेट्स के रूप में बन गए। बस इनके बीच में मेजर डिफरेंस बस इतना ही है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है इसके बारे में। कैसे थे, शुरू में ये 9 ठोस पदार्थ थे, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा क्या हुए, वायवीय रूप में परिवर्तित हुए। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई केंद्र प्रसारित बल द्वारा, निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों का एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होना, ठीक है। तो वो क्या हो गए, फिर ताप के कारण उसके अंदर थोड़ा पिघलाव हुआ। उसके बाद में जब वो धीरे धीरे गति करते गए तो वो ठोस हो गए और पिंडों का निर्माण हो गया। तो कांट की बातें याद रखिए। कांट कहता है, ओरिजिन ऑफ द हेवन कांट की बुक है, उसमें कहता है मुझे एक पदार्थ दो, मैं उससे ब्रह्मांड बना दूंगा, ठीक है।
कौन कहता है ये बात, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कहता है, कांट। और अलौकिक पदार्थ जिससे पृथ्वी का या पदार्थ की उत्पत्ति हुई है वो कैसा था, ठोस पिंड था, द्रव्यमान अलग अलग था, ग्रेविटी का प्रभाव गतिहीन था। ठीक है, ग्रेविटी का प्रभाव था उस पर, ग्रेविटी की तो लगेगी, और गतिहीन क्या था, वो पदार्थ कैसा था, गतिहीन था, उसके अंदर इतनी गति नहीं हुई, ताप के कारण उसके अंदर गति होने लगी। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं लाप्लास का। तो लाप्लास क्या कहता है, इसकी एक बुक है एक्सपोजिशन ऑफ सोलर सिस्टम, थ्योरी है एक। ठीक है, देखते हैं अभी, ये मैं रब कर रही हूँ, अगर सबको समझ में आया हो तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो वापस से देख लीजिएगा, है ना, नॉट ए बिग डील। गर्मी बहुत हो गई यार। देखिए क्या नाम है इसकी थ्योरी का, एक्सपोजिशन ऑफ सोलर सिस्टम, एक्सपोजिशन ऑफ सोलर सिस्टम। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मैन तो सिर्फ यही है बड़ा। तो कांट ने कब दिया, 1755 में, कैसी थ्योरी थी उसकी, गैसीय संकल्पना। लाप्लास ने कब दिया, 1796 में, निहारिका और इसके बाद में दिया था। ठीक है, इसकी थ्योरी में संशोधन करके दिया था। तो इसकी जो मेन बातें हम सिर्फ वही देखेंगे। ठीक है, वन मिनट गाइस। उल्टा बता दिया क्या? हाँ, देखिए क्या था इस संकल्पना में कि एक ब्रह्मांड था। ठीक है, तो इसके अंदर गति तो थी, इतनी भी गति नहीं थी, गति थी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी। तो उसके कारण क्या हुआ, इसके बीच के भाग में क्या उभार आया, इससे 9 छल्ले निकले। ठीक है, इससे 9 छल्ले निकले। किसने बताया, ये कांट ने। और लाप्लास ने क्या बताया कि ये भाग अलग हुआ, फिर इस भाग से 9 छल्ले निकले। ठीक है, ये इनका मेजर डिफरेंस है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज होने वाला है। तो पहले इसने, कांट ने दी थी तो उसने एक ही से बता दिए 9 छल्ले, और फिर लाप्लास ने दी थी तो उसने क्या कहा कि पहले एक पदार्थ बाहर निकला और उस पदार्थ के घूर्णन से, उस पदार्थ के उस पर ग्रेविटी और ताप दाब इन सब का फोर्स लगा तो वो गतिशील था। तो गतिशील होने के बाद इससे क्या, 9 छल्ले अलग हो गए। फिर इसने बताया कि जो आद्य पदार्थ था, ठीक है, आद्य पदार्थ कैसा था, वो आद्य पदार्थ गैसीय था। इसने क्या बताया, गैसीय था। तो उसने क्या बताया, ठीक है, उसने अलौकिक पदार्थ बताया कि कैसा था, ठोस और दृढ़ था। ये कैसा था, गैसीय था। और अत्यधिक ताप व गतिशील बताया इसने। ठीक है, अत्यधिक ताप वाला, अत्यधिक ताप वाला और कैसा, गतिशील बताया। ठीक है, जिस कारण ही एक से ही क्या हो गए, इससे क्या हो गए, 9 छल्लों का निर्माण हुआ। तो स्टार्टिंग में इसने बताया कि ये गतिशील नहीं था इतना। ठीक है, गति तो थी उसके अंदर, ग्रेविटी होगा ना तो उसके कारण वो अपनी तरफ खींचेगा तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी गति होगी, लेकिन इतनी गति नहीं थी जितनी इसके अंदर आई। फिर इससे 9 छल्लों का निर्माण हो गया। तो इसके अंदर मोटी मोटी बात यही है और इतनी ही याद रखनी है, और दोनों का डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, एक विद्वान थे रोस, उन्होंने लाप्लास की फिर जो परिकल्पना थी उसके अंदर संशोधन किया। लाप्लास ने तो क्या कहा कि जो निहारिका है उससे जो एक भारी छल्ला निकला है उसके कई छल्ले बंटे हैं। कितने, 9 छल्ले बंटे हैं। लेकिन रोस ने क्या कहा, निहारिका से ही पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए हैं। ठीक है, रोस ने भी यही कहा, कांट ने भी यही कहा, जो निहारिका थी उससे ही 9 छल्ले अलग हुए हैं। ठीक है, कौन, रोस ने भी यही कहा।
लेकिन लाप्लास ने क्या कहा, निहारिका से एक भाग अलग हुआ, उस भाग से क्या निकले हैं, फिर 9 छल्ले निकले हैं। अब हम आगे देखते हैं, बिग बैंग का हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले हम द्वैतवाद के सिद्धांत देख लेते हैं। इतना कुछ नहीं है उसके अंदर, हमें पढ़ना यही ज़्यादा है, ठीक है। कि कांट 1755 गैसीय संकल्पना क्या थी, ओरिजिन ऑफ हेवन। इसने कहा कि मुझे एक पदार्थ दे दो, मैं उससे ब्रह्मांड का निर्माण कर दूंगा। उसके बाद में लाप्लास आते हैं और इसके जो अलौकिक पदार्थ था वो कैसा था, दृढ़ ठोस था, ठीक है, गतिहीन था, ग्रेविटी का प्रभाव था उस पर। आई बात समझ में। और लाप्लास ने क्या कहा, गतिशील है, अत्यधिक ताप था और गैसीय था वो, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे द्वैतवाद का। बिग बैंग का हम बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर डिटेल से दे रखा है, तो हमें एनसीईआरटी को ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है इसके अंदर। तो बिग बैंग का देखते हैं बाद में। अद्वैत क्या है, द्वैतवाद। द्वैतवाद, ग्रहाणु संकल्पना आई सबसे पहले, ग्रहाणु संकल्पना, ठीक है। फिर ग्रहाणु संकल्पना में संशोधन करने के बाद संकल्पना आई ज्वारीय संकल्पना। ज्वारीय संकल्पना, ध्यान देते चलिएगा। ज्वारीय, ग्रहाणु के संशोधन करके ज्वारीय आई, ज्वारीय का संशोधन करने के बाद आई युग्म तारा। क्या, युग्म तारक लिख दो या तारक कह दो, तारा संकल्पना। फिर आई नोवा संकल्पना। कौन सी, नोवा, नोवा संकल्पना। इस संकल्पना के बाद आई धूल संकल्पना, ओटो स्मिथ की, ठीक है। उसको आकाशीय धूल बादल संकल्पना कह सकते हैं, आकाशीय धूल बादल संकल्पना। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वरना संकल्पनाएं तो और भी हैं, लेकिन हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ डिटेल से, डिटेल से नहीं, शॉर्ट में, ठीक है। तो ग्रहाणु संकल्पना क्या थी, ग्रहाणु संकल्पना किसने दी, पहले ये देखते हैं। 1909 में 1905 में चैम्बरलिन व मोल्टन ने दी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि दो तारे हैं, ठीक है, एक तो सूर्य है और एक वो दूसरा तारा है। तो वो जैसे जैसे उसके पास आता है तो उसके पास आने से उसके अंदर टकराव होता है, तो फिर वो पदार्थ क्या, विखंडित हो जाते हैं, ठीक है। फिर ज्वारीय संकल्पना जेम्स जीन और जेफरीज ने दी, ठीक है। जोन्स आता है, कहीं कहीं जीन्स लिखा आता है, ठीक है, जोन्स या जीन्स, जेम्स जोन्स और जेफरीज इन्होंने दी। इन्होंने 1905 के बाद कब दी, 1919 में दी। किसने, इसने 1919 में और इसने 1929 में, ठीक है। सेम सी थी, बस थोड़ा बहुत अंतर था। बाकी संकल्पना का नाम क्या है, ज्वारीय संकल्पना। इसमें क्या कहा कि जो तारा था, है ना, उसके बीच में क्या उभार आया। इस उभार का जैसे जैसे ये उसके नज़दीक आने लगा तारा, है ना, इस सन के नज़दीक आने लगा सूर्य जो तारा था, तो ये भाग क्या अलग हट गया। अलग हटने से क्या हुआ, इससे ही पिंडों का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। देखेंगे, अभी बताऊंगी सारी थ्योरी इसके बाद में। फिर आती है युग्म तारक। तो इसके अंदर क्या था, 1937 में रसेल ने दी थी। किसने, रसेल ने। फिर आती नोवा। नोवा क्या होता है कि किसी भी पिंड का जो आखिरी रूप होता है वो नोवा होता है, ठीक है। तो नोवा तारा संकल्पना थी, ये 1949 में लिटी लटन और किसने, होयल ने दी थी। 1940 में लिटी लटन व होयल ने दी, ठीक है। नोवा क्या होता है, एक आखिरी, मतलब जो सिचुएशन होता है ना, किसी भी चीज़ का अंत तो होता ही है, तो जो आखिरी स्थिति बोले वो क्या थी, नोवा। नोवा तारा लिख देना बीच में, है ना, नोवा तारा संकल्पना।
और इससे क्या हुआ कि एक पिंड का विखंडन हुआ, जिससे क्या हो गया, धूल ही धूल फैल गया और उससे बादलों का निर्माण हुआ और उससे क्या हुआ, फिर पिंडों का निर्माण हुआ। तो ये आकाशीय धूल बादल संकल्पना ओटो स्मिड ने दी थी। कब दी थी? 1943 में। 1943 में ओटो स्मिड ने दी थी। किसने? ओटो स्मिड ने। ओटो स्मिड ने। अब देखिए एक बार मेरे साथ, ग्रहाणु संकल्पना 1905 चैम्बरलिन और मोल्टन ने, ठीक है। ज्वारीय संकल्पना जेम्स जीन्स या जॉन्स जेफरीज ने दी। जेम्स जीन्स ने कब दी? 1919 में और इसने 1929 में। फिर युग्म तारक जो संकल्पना थी 1937 रशेल। नोवा तारा थी वो 1939 और लिटिलटन और होयल ने दी। जो आकाशीय धूल संकल्पना बादल संकल्पना थी वो 1943 ओटो स्मिड ने दी। उसके बाद में हम अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या थी? 2 तारे बताए थे इसने, ठीक है। और उसी से 2 तारों से क्या, सौरमंडल का निर्माण हुआ। जो सूर्य के रूप में था उसको क्या बोला? आद्य तारा, ठीक है, आद्य। और ये दूरस्थ तारा। तो ये दूरस्थ जो तारा था ये बहुत बड़ा था, ठीक है, सूर्य से बहुत बड़ा था, ठीक है। तो ये जैसे जैसे इसके करीब आने, ये इसके करीब आए तो इसका बीच में ये उभार होने लगा, ठीक है। तो जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा किसकी होगी? जो ज़्यादा बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी। तो इसकी ग्रेविटी किसकी? जो दूरस्थ तारा था उसकी ग्रेविटी ज़्यादा थी। तो उसके कारण क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगा। गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगा तो यहाँ पे बीच में क्या हुआ? उभार उठ गया, ठीक है, यूँ एक उभार उठा। तो उसके कारण क्या हुआ? फिर ये जो पदार्थ था इसके अट्रैक्शन के कारण ये दूर हो गया और इससे ही फिर पिंडों का निर्माण हुआ। तो ग्रहाणु संकल्पना तो आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना। क्या थी ग्रहाणु संकल्पना में? यही इसके अंदर आया। इसके अंदर तो सिर्फ ये बताया कि ये तारा क्या था? बड़ा और ये छोटा। तो इसके अट्रैक्शन के कारण जैसे जैसे ये इससे टकराया तो इसके क्या हुए? टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद इसका विखंडन हो गया फिर वहाँ पे। और ज्वारीय संकल्पना में थी तो ये ज्वार उठ गया, ठीक है। देखते हैं हम आगे। 1 मिनट गाइस। ठीक है। तो जैसे जैसे पहले तो ये तो क्या थी? ज्वारीय संकल्पना। और इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे सूर्य इसके ये जो तारा था इसके नज़दीक आने लगा तो इससे असंख्य तारे किससे टूटे थे? सूर्य से। असंख्य तारे अलग हो गए, सूर्य से टूटे थे, ठीक है। जो आद्य पदार्थ था वो क्या है आज वर्तमान का? सूर्य। और ये दूरस्थ तारा था, एक अलग से पिंड था जो क्या था? बड़ा था साइज में। तो इससे असंख्य तारे टूटे और किसका निर्माण हुआ? पिंडों का निर्माण हो गया, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। इसमें क्या हुआ? ये सन है और ये स्टार है, ठीक है, दूरस्थ तारा और ये सन। तो ये जैसे जैसे इसके करीब आया ना तो इसके अंदर ज्वार उठने लगा। तो ये ज्वार अलग हुआ और इससे ही पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण कह दो या पिंडों का निर्माण कह दो, इसी से हुआ था। और इसको क्या बोला गया? एक नाम याद रखिएगा, ये जैसे अलग हो इसको नाम दिया गया फिलामेंट। फिलामेंट। तो ये हमारी ज्वारीय संकल्पना कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम देखते हैं युग्म तारा, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा मेजर नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। ग्रहाणु संकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन ने 1905 में दी। ज्वारीय संकल्पना 1919 जेम्स जीन्स ने दी और जेफरीज ने 1929 में दी। उसके बाद में युग्म तारा था वो 1937 में रसेल ने दिया और नोवा तारा था वो 1939 में लिटिलटन और होयल ने दिया। और आकाशीय धूल बादल संकल्पना थी जो 1943 में ओटो स्मिड ने दी। ग्रहाणु संकल्पना में एक बड़ा तारा था, दूरस्थ तारा था, और एक आद्य तारा जो सन है। और जैसे ही ये तारा ग्रेविटी लगा रहा था तो सन इसके पास आ रहा था, टकराव के कारण इससे बहुत सारे पदार्थ दूर हो गए। जो बड़ा पदार्थ था वो तो सूर्य ही रह गया।
ठीक है, तो उससे बहुत अलग अलग तारे दूर हो गए तो पिंडों का निर्माण हो गया। ज्वारीय संकल्पना में सूर्य जैसे जैसे इस तारे के नज़दीक आ रहा था तो एक ज्वार उत्पन्न हुआ, उस ज्वार का अलग होना हुआ, फिर उससे क्या हुआ, एक फिलामेंट अलग हुआ, और फिलामेंट का नाम क्या दिया हमने, पिंड दे दिया, और उस पिंड से क्या हो गया, फिर अलग अलग पिंडों का निर्माण हो गया। युग्म तारा में क्या था, इसने कहा कि अब इसमें 3 तारों का निर्माण हुआ युग्म में। यहाँ तक तो क्या थे, 2 तारे थे, अब युग्म में 3 तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो त्रितारक जो अगर क्वेश्चन पूछ ले तो वो क्या थी, ये 3 तारों का, 3 तारों से। ठीक है, एक कंपेनियन स्टार था, कंपेनियन स्टार, जो कंपेनियन स्टार था वो क्या था, सहयोगी तारा इसको बोल सकते हैं, और आद्य तारा था ही। ठीक है, आद्य तारा, और एक तारा और था, तो जो क्या कर रहा था, इसके चक्कर निकाल रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि आद्य तारा कौन, वर्तमान का सूर्य है, और सहयोगी तारा सूर्य के साथ गतिशील था, लेकिन क्या हुआ, सूर्य और ये जो सहयोगी तारा था एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, विपरीत दिशा में लगा रहे थे, तो फिर क्या हुआ, वास्तव में जो सौरमंडल का उद्भव है इसी सहयोगी तारे से हुआ था। ठीक है, क्या, ये सन था, और ये एक बीच में स्टार था, और ये एक दूरस्थ स्टार था, तो ये दोनों चक्कर लगा रहे थे, है ना। तो ये दोनों जब चक्कर लगा रहे थे तो इसके बीच में क्या हुआ, एक उभार आया, फिर यहाँ से ये अलग हो गया, तो ये युग्म तारा में थी। ठीक है, तो इनसे ही क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, किसका, पिंडों का। और तीसरा क्या हो गया, दूरस्थ तारा, है ना, दूरस्थ तारा। तो तीनों कौन से थे, कंपेनियन स्टार था एक आद्य तारा था, एक दूरस्थ, ये दूरस्थ, ये कंपेनियन, और ये आद्य तारा जिसको सन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक संकल्पना के अनुसार ये दूरस्थ और आद्य तो कंपेनियन स्टार ओला दिया बीच में, इनसे इनका निर्माण हो गया। अब इसके बाद में देखिए आगे, नोवा तारा। 3 तारक संकल्पना कौन सी थी, युग्म तारक थी, 1937 रसेल ने दी। 3 तारों से मिलकर निर्माण हुआ ब्रह्मांड का। कैसे, कंपेनियन स्टार था, आद्य तारा था, और दूरस्थ तारा था। ठीक है, इसने क्या बताया था, एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो विशाल सूर्य था ना, इससे बहुत दूर था साथी तारा, तो विशाल का एक तारे के बीच में एक ज्वार उत्पन्न हुआ। ठीक है, ये बीच में जो एक तारा और था, तो इसमें ज्वार उत्पन्न हुआ, तो लेकिन सूर्य पर प्रभाव नहीं पड़ा इसका, क्योंकि बीच में तो ये था, तो इस पे ज्वार उत्पन्न हुआ। इस पे ज्वार उत्पन्न होने के कारण पदार्थ क्या हुए, विशालकाय तारे की ओर आकर्षित हो गए, और उससे क्या हुआ, जो विशालकाय तारा था साथी तारे के करीब आता गया, और आकर्षण बल बढ़ता गया, और उभार अधिक होने लगा। जो ये तारा था इसके कारण आकर्षित हुआ, और ये उभार बढ़ता गया, और इससे क्या हुए, पिंडों का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं नोवा तारा संकल्पना। त्रितारक की याद रखिएगा, ये अलग है। ठीक है, अब नोवा तारा देखते हैं। नोवा तारा क्या था, जो लास्ट की सिचुएशन आती है ना, किसी की ख़त्म होने की सिचुएशन, वो था नोवा। ठीक है, तो इसमें देखिए सीधी सी बात है, दिया किसने, 1939 होयल और लिटिलेटन ने। ठीक है, 2 तारक ही थी ये, एक आद्य तारा हो गया और एक नोवा हो गया। क्या, आद्य तारा और नोवा। दिख तो रहा होगा ना, ऐसे लिखे जा रहे हैं, दिख रहा है। तो ये जो नोवा था उसमें क्या हुआ, वह तारा था जिसके जीवन की अंतिम अवस्था थी। ठीक है, जिसे रक्त दानव के रूप में माना गया। ठीक है, इसकी क्या थी, अंतिम अवस्था थी, रक्त दानव के रूप में माना गया इसको, और अंतिम अवस्था में ही इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट से फैले पदार्थों से क्या हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये आद्य तारा सन हो ही गया। ये क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो H2 और हीलियम वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी इसके अंदर, तो उसके कारण क्या हुआ, ये आखिरी अवस्था में था अपना, और इसके अंदर क्या हुआ, विस्फोट हो गया, तो अलग अलग पिंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, नोवा तारा क्या होती है, अंतिम अवस्था तारे की, अंतिम
अवस्था, मतलब एक्सिस हो गया था इसके अंदर, तो विस्फोट तो होना ही था। अंतिम अवस्था तारे की रक्त दानव के रूप में माना गया। एक चीज़ और देख ली, क्या किसके रूप में माना गया? रक्त दानव के रूप में इसे माना गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या था, सूर्य तो हल्के तत्वों से बना था, और जो दूसरा तारा था जो नोवा था वो क्या था, मतलब एक्सेस हो गया था उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन का, तो ब्लास्ट तो होना ही था। जो जैसे ही ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद में क्या हुआ, पिंडों का सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं आकाशीय धूल बादल संकल्पना की। 1943 ओटो श्मिड ने दी थी। ओटो श्मिड ने दी थी और इन्होंने क्या कहा, सीधी सी बात कही कि जो उत्पत्ति है आकाश में वो किससे हुई है? धूल के बादलों से हुई है। किससे? धूल, और ये धूल इकट्ठी होती गई, बादल बनते गए, बादल से क्या हुआ, फिर पिंडों का निर्माण हो गया। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड जो बने थे उनका निर्माण हो गया, बस और कुछ नहीं है। कि जैसे जैसे धूल थी, किसी एक पदार्थ का विस्फोट हुआ, धूल हुई आकाश में, उनके अलग अलग बादल बने, और बादल उनके अंदर कण तो थे ही, बादल बने, वो जैसे जैसे गति करते गए, जो उनके अट्रैक्शन के कारण जो आसपास में जो धूल कण थे वो आते गए, जिससे एक पिंड बनता गया, और उसी से क्या हुआ, सौरमंडल की उत्पत्ति हो गई। आई होप आपको ये सारे सिद्धांत समझ में आए होंगे। जब पढ़ने लगता है ना बुक में तो क्लियर नहीं हो पाता है इतनी जल्दी से, लेकिन शॉर्ट में मैंने सारा बता दिया है। जो याद रखने वाली चीज़ है वो सिर्फ इतनी है। ग्रहाणु संकल्पना 1905 चैम्बरलिन व मोल्टन ने दी थी। ज्वारीय संकल्पना जेम्स जीन्स या जॉन्स जीन्स कर लेते हैं ना, ज़्यादा जीन्स आता है। इन्होंने ग्रहाणु संकल्पना के अंदर थोड़ा सा क्या किया, उसकी आलोचना की, और जो जो कमियाँ निकाली थी उसको अपनी थ्योरी में पूरी की। और जेम्स जीन 1919 और जेफरीज ने 1929। फिर युग्म तारक 1937 रसेल ने। नोवा तारा क्या था, आखिरी अवस्था थी तारे की, और रक्त दानव कहलाया। तो इसकी संकल्पना 1939 में लिटिलटन और हॉयल ने दी। आकाशीय धूल बादल संकल्पना 1943 ओटो श्मिड ने दी थी। धूल बादल पिंड उल्कापिंड, तो क्या था कि एक पदार्थ था, विस्फोट हुआ, धूल के बादल बनने लगे, और जो बादल बने उनमें गति थी, गति होने के कारण उनके आसपास के जो कण थे वो अट्रैक्ट हुए, उल्कापिंडों का निर्माण हुआ, और वैसे ही किसका आगे से आगे निर्माण होता गया। बिग बैंग अभी देखेंगे, चलो नेक्स्ट वीडियो में बिग बैंग थ्योरी देखते हैं अपन। इतना अच्छे से पढ़िएगा। अब बिग बैंग थ्योरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जितने मैंने बोर्ड पे लिखा है उसी में से क्वेश्चन आएगा। बुक उठाओगे तो उसके अंदर पूरी आपको पूरा देखने को मिलेगा, आलोचना, उसके समर्थक, उसके मतलब, और इसके अंदर कमियां क्या थी, और जो उन्होंने पिछली कमियों को पूरा किया था वो क्या क्या था, और तारा कैसे थे वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। लेकिन आपको इतना ही याद करना है, इसी में से आपका मेजर क्वेश्चन आएगा। ठीक है गाइज, बिग बैंग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अभी।